स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, गौर गोपाल दास की एनर्जाइज योर माइंड। हाँ, ये किताब इस बारे में है कि कैसे हम अपने मन की, अपनी दिमागी ऊर्जा को समझें और उससे सही दिशा दें। बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं ना कि शारीरिक थकान क्या होती है, पर मानसिक थकान जो शायद आजकल ज्यादा महसूस होती है। सही कहा। और ये किताब इसी पर फोकस करती है। सोचिए, कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही लगता है जैसे बैटरी बिल्कुल खत्म है या बिना किसी वजह के मन उदास सा रहता है। किताब कहती है कि ये अक्सर मन की एनर्जी कम होने की निशानी है। जैसे हम अपने फोन को तो रोज चार्ज करते हैं, है ना? हाँ, रोज। पर अपने मन की चार्जिंग का क्या? गौर गोपाल दास जी इसी अंदरूनी बैटरी को मैनेज करने की बात करते हैं। बिल्कुल, किताब का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि हमारी बाहरी खुशी, हमारी सफलता, वो काफी हद तक हमारी अंदरूनी ऊर्जा पर ही निर्भर करती है। मतलब अंदर से ठीक नहीं तो बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर मन थका हुआ है या बिखरा हुआ सा है तो बाहर सब ठीक होते हुए भी अंदर वो शांति नहीं मिलती। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इस किताब के जरिए हम समझें कि मन की ऊर्जा का ये खेल क्या है और इसे साधने के कुछ ठोस तरीके क्या हो सकते हैं। किताब का एक बड़ा मजबूत संदेश है, मन पर काबू पाना है तो पहले अपनी ऊर्जा संभालना सीखो। सही, वहीं से शुरुआत होती है। तो चलिए इसी ऊर्जा के प्रबंधन से, मतलब मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। किताब में बताया है कि हमारी रोज की आदतें, हमारी सोच, यहाँ तक कि हम किन लोगों के साथ हैं, ये सब हमारी मेंटल एनर्जी को या तो बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा सोचना या लगातार शिकायतें सुनना या दूसरों से बेवजह तुलना करना। ये सब साइलेंट एनर्जी ड्रेनर हैं, चुपचाप हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। हाँ, और ये अक्सर छिपे होते हैं। जैसे किताब में एक उदाहरण है, सुबह उठते ही सोशल मीडिया या न्यूज देखना। ओह हाँ, ये तो बहुत आम है। हमें लगता है हम बस अपडेट हो रहे हैं, पर असल में क्या होता है, हम अपने दिन की शुरुआत ही दूसरों की दुनिया से और अक्सर थोड़ी नेगेटिव जानकारी से कर रहे होते हैं। बिल्कुल, किताब यही कहती है कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ केयर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अपनी शांति, अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च न करें जिनका असल में कोई मतलब नहीं है। तो पहला कदम तो यही हुआ कि पहचाने कि कौन सी चीजें हमारी ऊर्जा सोख रही हैं। किताब 3 मुख्य स्रोतों की बात करती है ना? हाँ, 3। पहला, नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं या आलोचना करते हैं। हाँ, उनसे एक हेल्दी दूरी बनाना जरूरी है। दूसरा, बुरी आदतें जैसे ओवरथिंकिंग या सुबह उठते ही फोन देखना। और तीसरा, हमारे अपने ही नकारात्मक विचार, वो मैं काफी नहीं हूँ या मुझसे नहीं होगा वाली सोच। लोगों के मामले में किताब कहती है कि दूरी बनाना जरूरी है। हाँ, और ये दूरी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होनी चाहिए। आप किसी का बर्ताव बदल नहीं सकते, पर आप ये तय कर सकते हैं कि उसका असर आप पर कितना होगा। एक अच्छी लाइन है किताब में, किसी और के इमोशनल तूफान में अपनी शांति मत खो। अपनी बाउंड्री सेट करना और उन्हें बनाए रखना, ये एनर्जी बचाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और आदतों की बात करें तो ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना, ये शायद सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर है। ये एक लूप की तरह चलता है ना? हाँ बिल्कुल, किताब इसे थॉट लूप कहती है। एक सोच आती है, वो एक फीलिंग पैदा करती है, उस फीलिंग से हम कुछ करते हैं, उसका एक नतीजा आता है और फिर उस नतीजे से एक नई सोच शुरू हो जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ कड़वा कह दिया और हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या गलती मेरी थी? हाँ, और फिर ये सोच चिंता या गुस्सा पैदा करेगी, जिससे शायद हम उस इंसान से ठीक से बात न करें या अपना काम ढंग से न कर पाएं। और नतीजा, रिश्ते खराब या काम अधूरा। और फिर वो सोच और पक्की हो जाती है कि देखो मेरे साथ ही ऐसा होता है। बिल्कुल। यहाँ पर गौर गोपाल दास जी एक बहुत पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं अपने विचारों को देखो, पर उन पर एकदम से विश्वास मत करो, खासकर जब वो नेगेटिव हो। मतलब हर सोच सच नहीं होती। हाँ, डोंट बिलीव एवरीथिंग योर माइंड सेज, समटाइम्स इट जस्ट नीड्स रेस्ट। मन एक मशीन की तरह है और थकी हुई मशीन अक्सर गलत सिग्नल देती है। ओवरथिंकिंग हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी क्लैरिटी को खा जाती है। तो इस ओवरथिंकिंग और नेगेटिव विचारों के जाल से निकलें कैसे? क्या इन्हें रोक सकते हैं हम? रोकना शायद मुश्किल है, एकदम से बंद करना, पर उन्हें दिशा देना, उन्हें मैनेज करना संभव है। किताब कहती है, यू कांट स्टॉप नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम कमिंग, बट यू कैन चूज नॉट टू डांस विद देम। अच्छा, मतलब विचार तो आएंगे, पर उनके साथ बहना या नाचना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। पहला कदम है अवेयरनेस,
जागरूकता, ये पहचानना कि हाँ, ये एक नेगेटिव विचार है, बस पहचान लेना। दूसरा कदम है उसे चैलेंज करना, खुद से पूछना, क्या ये वाकई सच है, या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है, या शायद मैं थका हुआ हूँ इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ। और तीसरा कदम शायद उसे रीफ्रेम करना। जैसे किताब में वो छात्र वाला उदाहरण था जो परीक्षा से डर कर सोचता था मैं फेल हो जाऊंगा। हाँ। उसने उसे बदलकर लिखना शुरू किया, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। बिल्कुल, इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। ये सिर्फ झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, ये यथार्थवादी, रियलिस्टिक और सपोर्टिव सोच डेवलप करना है। मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा, या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है की जगह चुनौतियां आती हैं पर मैं उनसे निपट सकता हूँ। ये प्रैक्टिस से आता होगा। हाँ, धीरे धीरे ये अभ्यास हमारे सोचने के पैटर्न को बदलता है। एक और बहुत अच्छी टेक्निक है, रोज रात को 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं, ग्रैटिट्यूड। ये भी मन को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने में बहुत मदद करता है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये चर्चा आपकी लाइफ में हेल्प कर रही है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और पावरफुल ऑडियो बुक्स और मोटिवेशनल कंटेंट मिलता रहे। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी जर्नी पर। तो विचारों के साथ साथ भावनाएं, इमोशंस, वो भी हमारी एनर्जी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अक्सर हम या तो अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं या फिर उनमें पूरी तरह बह जाते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही तरीके थका देते हैं। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, इमोशंस आर नॉट योर एनिमीज, दे आर मैसेंजर्स। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वो संदेशवाहक हैं। संदेशवाहक कैसे? जैसे गुस्सा बताता है कि शायद कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है, कोई सीमा लांघी गई है। दुख बताता है कि शायद हमने कुछ खोया है। डर हमें सुरक्षा की जरूरत बताता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम मैसेज सुनने के बजाय मैसेंजर को ही दुश्मन मान लेते हैं। तो इसका मतलब भावनाओं को दबाना, सप्रेस करना हल नहीं है? बिल्कुल नहीं। दबाई हुई भावनाएं अंदर ही अंदर और बढ़ती हैं, और फिर वो किसी और अजीब तरीके से बाहर निकलती हैं, शायद बीमारी बनकर या अचानक गुस्से के विस्फोट के रूप में। किताब जोर देती है भावनाओं को स्वीकार करने पर, उन्हें समझने पर। एक लाइन है किताब में, इट्स ओके टू फील लो, व्हाट्स नॉट ओके इज टू स्टे देयर। हाँ, महसूस करना ठीक है, हर कोई करता है, पर उसी भावना में हमेशा के लिए अटक जाना ठीक नहीं। तो फिर इन भावनाओं को मैनेज करने का सही तरीका क्या है? किताब रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट की बात करती है, मतलब प्रतिक्रिया दें, रिएक्ट ना करें। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रिएक्शन क्या होता है? वो आवेग में होता है, बिना सोचे समझे फट पड़ना। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, वो सोच समझकर शांति से होती है। इसके बीच का फर्क कैसे लाएं? एक छोटा सा पॉज, एक ठहराव। जब कोई तेज भावना उठे, जैसे गुस्सा या निराशा, तो तुरंत कुछ कहने या करने के बजाय बस कुछ पल रुकें, 1-2 गहरी सांस लें, फिर सोचें कि इस सिचुएशन में सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा। सुनने में तो आसान लगता है, पर करने में, खासकर जब गुस्सा तेज हो, मुश्किल है, पर अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से। शुरुआत में शायद आप 10 में से 1 बार ही रुक पाएं, पर वो एक बार भी एक जीत है। धीरे धीरे ये पॉज आपकी आदत बन जाता है। एक और तरीका है भावनाओं को नाम देना, लेबल करना। जब आप उदास महसूस करें तो बस खुद से कहें, ओके, मैं अभी उदासी महसूस कर रहा हूं, या ये गुस्सा है। ऐसा करने से आप उस भावना से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। आप वो भावना बन नहीं जाते, बल्कि उसे देखने वाले बन जाते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और किताब ये भी कहती है कि इमोशनल एनर्जी को बदला जा सकता है, जैसे गुस्से को दृढ़ संकल्प में बदलना। हाँ, क्योंकि मूल रूप से तो सब ऊर्जा ही है, एनर्जी है। जब आपको किसी अन्याय पर गुस्सा आता है, तो उस एनर्जी को चीखने चिल्लाने में वेस्ट करने के बजाय आप उसे उस स्थिति को बदलने के लिए ठोस कदम उठाने में लगा सकते हैं। दुख की भावना हमें दूसरों के दुख के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है, जिससे हमदर्दी, एम्पैथी पैदा होती है। डर हमें सावधान करता है, जिससे हम सावधानी बरतते हैं और साहस डेवलप करते हैं। सवाल ये पूछना है, ये भावना मुझे क्या सिखाने आई है? मैं इसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? तो ये भावनाओं को एक अलग ही नजरिए से देखना हुआ, दुश्मन नहीं बल्कि एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है अतीत को छोड़ना, लेटिंग गो। हम अक्सर पुरानी बातों को, पुराने दुखों को या अपनी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं, और वो हमारी आज की एनर्जी को खत्म करती रहती हैं। बहुत सही पॉइंट है।
गौर गोपाल दास जी कहते हैं, होल्डिंग ऑन टू पेन इज लाइक होल्डिंग ऑन टू अ बर्निंग कोल, यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। अतीत के दर्द को पकड़े रखना एक जलते हुए कोयले को पकड़े रहने जैसा है। जलता कौन है? पकड़ने वाला ही। हाँ। तो अतीत को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसे भूल जाओ। भूलना शायद संभव भी नहीं है। इसका मतलब है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ वो हुआ, उससे जो सीखना था सीखा और अब आगे बढ़ना है। वो दो भिक्षुओं वाली कहानी है ना किताब में, वो यहाँ बहुत फिट बैठती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी कहानी है। एक भिक्षु नदी पार करने में एक महिला की मदद करता है, उसे गोद में उठाकर पार कराता है। दूसरा भिक्षु घंटों बाद भी इसी बात पर चिंता करता रहता है कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, हमें तो स्त्री को छूना भी मना है। और पहला भिक्षु क्या कहता है? वो कहता है, भाई मैंने तो उस महिला को नदी के किनारे छोड़ दिया था, पर लगता है तुम उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। वाह, मतलब बोझ अक्सर बाहर नहीं हमारे मन में होता है। एग्जैक्टली। और माफ करना, चाहे खुद को माफ करना हो या दूसरों को, ये दूसरों के लिए उतना नहीं है जितना अपनी शांति और अपनी एनर्जी के लिए जरूरी है। यह अतीत की कैद से खुद को आजाद करना है ताकि हम अपना ध्यान वर्तमान पर, आज पर लगा सकें। लेट गो नॉट बिकॉज दे डिजर्व पीस बट बिकॉज यू डू। आपकी शांति ज्यादा जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को समझकर और अतीत को छोड़कर हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। पर एनर्जी बचाने के साथ साथ उसे सही जगह लगाना भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल। यहीं पर फोकस और अनुशासन, डिसिप्लिन का महत्व आता है। बिल्कुल सही। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं, हमारा मन एक साथ 10 दिशाओं में भागता रहता है। इससे क्या होता है? ऊर्जा बिखर जाती है, वेस्ट हो जाती है। किताब कहती है, एन अनफोकस्ड माइंड वेस्ट्स एनर्जी, अ फोकस्ड माइंड क्रिएट्स मिरेकल्स। बिखरा हुआ मन ऊर्जा बर्बाद करता है और केंद्रित मन चमत्कार करता है। पर यह फोकस बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है आजकल? क्योंकि फोकस सिर्फ ध्यान लगाने की काबिलियत नहीं है, ये ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहने की काबिलियत भी है। अच्छा। हमें चुनना पड़ता है क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। सोशल मीडिया की वो पिंग पिंग नोटिफिकेशंस, दूसरों की राय, बेकार की चिंताएं, इन सबको ना कहना सीखना पड़ता है। और इसके लिए चाहिए अनुशासन, डिसिप्लिन। और अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या जिम जाना ही तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर असल में अनुशासन का मतलब है वो चुनना जो हम लंबे समय में चाहते हैं, बजाय उसके जो हमें अभी इसी पल अच्छा लग रहा है। किताब में कहा गया है, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। गहरी बात है। ये अपने लक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट है, चाहे मूड हो या न हो, फिर भी वो काम करना जो जरूरी है। छोटे नियमित कदम उठाना, एक क्लियर रूटीन बनाना, अपने काम के दौरान डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, ये सब फोकस और अनुशासन बनाने में मदद करते हैं। ये सारी बातें, विचारों पर काबू, भावनाओं का संतुलन, फोकस, ये सब अंत में एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जाती हैं। किताब के आखिर में इस पर भी जोर दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, एक क्लियर पर्पस होता है, तो एनर्जी अपने आप सही दिशा में बहने लगती है। उद्देश्य वो क्यों है, वो कारण जो हमें सुबह बिस्तर से उठाता है, जो हमें मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, पर्पस इज नॉट समथिंग यू फाइंड आउटसाइड, इट इज समथिंग यू डिस्कवर इनसाइड। इसे खोजें कैसे? क्या ये कोई बहुत बड़ा, दुनिया बदलने वाला लक्ष्य ही होना चाहिए? जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उद्देश्य आपके मूल्यों, वैल्यूज, आपकी प्रतिभाओं, टैलेंट्स और आपके जुनून, पैशन के मिलने से पैदा होता है। वो छोटे से छोटा काम भी उद्देश्यपूर्ण हो सकता है अगर वो आपके मूल्यों से मेल खाता हो। जैसे वो लाइट हाउस कीपर वाली कहानी। हाँ, उसका काम शायद रोज एक जैसा लगे, बोरिंग लगे, पर जब वो ये सोचता है कि उसकी जलाई हुई रोशनी कितने ही जहाजों को सुरक्षित रखती है, लोगों की जान बचाती है, तो उसका काम सार्थक बन जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। खुद से पूछें, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, मेरी वैल्यूज क्या हैं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं दुनिया में क्या छोटा सा योगदान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। और जब हमारे काम हमारे मूल्यों और उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो एनर्जी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। When your actions align with your inner values, energy flows naturally. तब काम बोझ नहीं लगता। हाँ, बल्कि संतुष्टि देता है, satisfaction। चुनौतियां भी सीखने का मौका बन जाती हैं। उद्देश्य जीवन को एक दिशा देता है, स्पष्टता देता है और एक गहरी टिकने वाली ऊर्जा देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार देखें तो गौर गोपाल दास जी की एनर्जाइज योर माइंड हमें यही सिखाती है
कि मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट एक कला है। इसमें अपने विचारों को देखना और उन्हें सही दिशा देना, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित करना, ऊर्जा सोखने वाली चीजों और लोगों से बचना, अतीत को स्वीकार करके आगे बढ़ना, फोकस और अनुशासन विकसित करना, और सबसे महत्वपूर्ण, एक उद्देश्य के साथ जीना शामिल है। ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे ऑन किया और सब ठीक हो गया। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव हैं। जागरूकता के साथ जीना, अपने मन का ध्यान रखना, अपनी भावनाओं को समझना। जैसा किताब कहती है, एनर्जी फॉलोज पर्पस, क्लैरिटी क्रिएट्स पावर एंड पीस सस्टेन्स इट। ऊर्जा उद्देश्य के पीछे चलती है, स्पष्टता से शक्ति आती है और शांति उस शक्ति को बनाए रखती है। वाओ! तो सुनने वालों के लिए आज का टेकअवे शायद यही है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को हल्के में ना लें। ये बहुत कीमती है। इसकी देखभाल करें, इसे समझें और इसे समझदारी से इन्वेस्ट करें। हाँ, सिर्फ एक ऐसी चीज पर लगानी हो जो आपके सबसे गहरे मूल्यों और आपके उद्देश्य से मेल खाती हो, तो वो एक चीज क्या होगी? सोचने वाली बात है। हाँ, इस सवाल पर सोचना शायद हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद कर सकता है। इस गहरी और ऊर्जावान चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।